अगली दोपहर में सीधा उस खुसूसी लाउंज में दाखिल हो गया जो सिर्फ 4 बड़े टाइकॉन्स के लिए मखसूस था। इस वसीया कमरे के अंदर सिर्फ चीहांजू सोफे पर बैठा हुआ था। मैं खामोशी से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। चीहांजू ने फौरन मेरी मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करते हुए तस्वीर मेज पर पटक दें और सख्त लहजे में बोला, चलो अब बताओ आखिर ये सब क्या है। उसका ये तस्वीर निकालना मुझे जरा भी हैरान नहीं कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि माजी जैसी चीज को कभी मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने पहले ही एक कहानी तैयार कर रखी थी। मैंने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आम लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। आखिर उन गरीब लोगों को हकीकत में क्या चाहिए। अगर तुम उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखना चाहते हो तो ये जानना जरूरी नहीं किया। चीहांजू ने मुझे हैरत भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उसने वाकई मुझे तस्लीम किया हो। वो लाउंज के बाहर की तरफ गया और एक स्टॉल पर बैठ गया। फिर उसने साथ वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए सर्द लहजे में कहा, बैठ जाओ, घबराओ मत, क्या पियोगे। चीहांजू ने अभी तक मेरी बात पूरी तरह कबूल नहीं की थी। वो अब भी मुझे आजमा रहा था। मैंने नजरें उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं, मेरी अभी क्लास है। ये मत कहना कि तुमने मुझे सिर्फ इस फजूल बात के लिए यहाँ बुलाया है। अगर वाकई यही बात है तो मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। ये कहकर मैं मड़ा और वहां से जाने लगा। तभी चीहांजू ने आवाज दी, रखो, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने कदमों में रख गया। अंदर ही अंदर फतह का एहसास मेरे दिल में दौड़ गया क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं उसका इम्तिहान पास कर चुका हूं। मैंने फौरन अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी, दोबारा सर्द तासरात अपनाए और बार पर बैठे चीहांजू की तरफ पलट कर देखा। अब क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। फिर उसने एक लामहदूद बलीक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अभी मैं हद से बढ़ गया था। उसे मेरी माजरत समझकर रख लो। मैं सामने मौजूद उस बलीक कार्ड को घूरने लगा और उसकी बेपनाह कशिश के बावजूद खुद को काबू में रखने की कोशिश करने लगा।